बीते शुक्रवार 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और पथराव की घटना के बाद आने वाले शुक्रवार को लेकर अंदेशा जताया जा रहा था कि एक बार फिर यूपी में वही मंजर न दोहराया जाए जो कानपुर में 3 जून को देखने को मिला। गुरुवार को तमाम धर्मगुरुओं और मौलानाओं की शांति बहाली की अपील थी। प्रशासन की अमन कमेटियों के साथ बैठकों की कलई तब खुल गई जब आज दोपहर चढ़ते ही शुक्रवार की शांति की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और हर अपील, तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। यूपी के एक दो नहीं बल्कि कई जिलों में आज जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर से सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई दी। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ, जो एक हफ्ते पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद से आशंका जाहिर की जा रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। लेकिन सबसे भयानक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है प्रयागराज से, जहां प्रदर्शन के नाम पर जुटी भीड़ ने घंटों तक पथराव किया, आगजनी की और बवाल किया और हालात को काबू पाने के लिए प्रयागराज प्रशासन के पसीने छूट गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। कई वाहनों के आग के हवाले कर दिया गया। जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और एक चौराहे से पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ने लगी। पीएससी के ट्रक में देखिए लोगों ने आगजनी कर दी, इसमें बच्चे शामिल रहे, बड़े शामिल रहे। सड़कों पर जहां पर आप देखें पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई देंगे। लोगों के घर के बाहर जो वाहन खड़े थे उसमें आग लगा दी गई, उसको आग के हवाले कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। ये देखिए किस तरीके से घर के बाहर जो वाहन खड़ी है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। कई बाइकों को फूंक दिया गया, पीएससी के ट्रक को फूंका गया और इसी तरीके की स्थिति बनी रही 3 से 4 घंटे तक। और उसके बाद अब स्थिति कंट्रोल में है। ताज़ा अपडेट यह है कि अभी वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। बिल्कुल, और चलिए अब सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ कानपुर से रतीश जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान है और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जो शुक्रवार है ये ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ प्रयागराज के लिए, फिलहाल क्या तस्वीर इस वक्त प्रयागराज में बनी हुई है और धरपकड़ अभियान शुरू हुआ क्या? देखिए, आपको बता दें कि जो जुमे का दिन है, जो आज का दिन है, वो बड़ा इबादत वाला दिन माना जाता है। लेकिन प्रयागराज में आज का दिन जो है वो सचमुच ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ और वो उस जगह से साबित हुआ जहां पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद रहते हैं, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंद नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में हालात अब काबू में हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले हालात काबू में आ गए थे, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। दरअसल जो अटाला क्षेत्र था, जो आसपास के इलाके थे और बाद में जो हिंसा की लपटें थी, तमाम दूसरे इलाकों को उसने अपनी चपेट में ले लिया था। उस पूरे इलाके को अभी भी कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है, यानी सील कर दिया गया है। बाहर से किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोल पार्क चौराहे पर। पुराने शहर को और 2 हिस्सों को आपस में जोड़ता है। मीरापुर की तरफ से, बलुआ घाट की तरफ से, अतरसुइया इलाके की तरफ से ये रास्ता आता है। आप देखिए पूरा रास्ता सील कर दिया गया है, पैदल भी किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग पैदल भी आना चाहते हैं पहले उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। और जो पूरे के पूरे इलाके हैं, चाहे अटाला का हो, चाहे नूरुल्लाह रोड हो, चाहे मिर्ज़ा गालिब रोड हो, रसूलपुर हो, तुलसीपुर हो, अकबरपुर हो, जो भी इलाके थे वो पूरी इसी तरीके से छावनी में अभी भी तब्दील हैं। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हालात काबू में हैं, लेकिन सामान्य नहीं है। सामान्य होते तो यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा था, सामान्य होते तो यहाँ पर बाज़ार खुले होते। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस का कहना है, अफसरों का ये कहना है कि जो दंगा था, जो हिंसा थी, वो काबू में आ गई है, वो ख़त्म हो गई है और अब एक्शन की बारी है। लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है और उन लिस्ट के आधार पर छापेमारी की जा रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाएंगी। वीडियो फुटेज के जरिए, तस्वीरों के जरिए उपद्रवियों की, पत्थरबाजियों की, दंगाइयों की पहचान की जा रही है और लगातार जो दबिश है वो दी जा रही है। और कई लोगों को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो 2 टीमें काम कर रही हैं, पुलिस और प्रशासन की। एक जो हालात को और सामान्य कर सके और दूसरी वो कि जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, जो पत्थरबाज थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। और प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश से अब से कुछ देर पहले हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो हिंसा हुई है ये एक सुनियोजित साजिश है,
कई राजनीतिक दलों की भूमिका इसमें है, कई दूसरे संगठनों की भूमिका इसमें है। और इतना ही नहीं, जिस अटाला इलाके में हिंसा हुई है, उस अटाला की जो बड़ी मस्जिद है, वहाँ के जो पेश इमाम हैं, जिनको धर्म का संदेश देना चाहिए था, मानवता का, इंसानियत का संदेश देना चाहिए था, अली अहमद नाम के वो पेश इमाम जो हैं, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। तो पुलिस एक चार्ट तैयार कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही ये चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इस हिंसा के लिए सरकारी अमला कितना लापरवाह है, उसकी कौन सी लापरवाही सामने आती है? क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े होमवर्क किए जाने के दावे किए गए थे, तो वो सारे के सारे दावे आखिर फेल क्यों साबित हुए? और बिल्कुल, और ये जांच का विषय है मोहम्मद मोइन, जांच का विषय है कि कहां फेलियर है। क्योंकि लगातार हम सुबह से जो तस्वीरें देख रहे थे कि पहले तो शांति की अपील की गई, लेकिन उसके बाद जब जुम्मे की नमाज खत्म हो गई तो वहां पर पत्थरबाजी होने लगी। तो कहां फेलियर रहा है, ये तो जांच का विषय है। मैं लौटती हूं आपके पास। आज यूपी के सभी शहरों की तरह प्रयागराज में भी अशांति की आशंका के बीच जुम्मे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ ने पहले तो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन देखते ही देखते भीड़ ने मौके पर तैनात पुलिस बल पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। प्रयागराज के अटाला इलाके की बात की जाए तो गलियों में छिपे सैकड़ों लोग सड़क पर मोर्चा संभाले पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए, और जैसे ही पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ती, भीड़ वापस गलियों में गायब हो जा रही थी। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। अटाला चौराहे से पहले शुरुआत की गई, अटाला चौराहे पर पत्थरबाजी की गई पुलिस फोर्सेस पर, और उसके बाद आगजनी की घटनाएं होने लगी। उसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन जैसा कि लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर फेलियर कहां पर रहा, क्या सुरक्षा तंत्र में कहीं कमी रह गई? क्योंकि कल बैठक हुई, कल फ्लैग मार्च किया गया, लोगों से अपील की गई कि अमन शांति वो बनाकर रखे, लेकिन आज देखिए ये तस्वीर, कैसे छोटे छोटे बच्चे पत्थर बरसाते हुए दिखाई दिए। आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, ये अब जांच का विषय है। तो तस्वीरें लगातार प्रयागराज की आप देख रहे हैं। अटाला चौराहे से सबसे पहले शुरुआत हुई पत्थरबाजी की, और उसके बाद ये घटनाएं बढ़ने लगी। और ये देखिए किस तरीके से भारी भीड़ ने पुलिस फोर्सेस को खदेड़ा पत्थरबाजी करते हुए। हालांकि उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे ने मोर्चा संभाला, लोगों से अपील की कि वो शांति बनाकर रखें। लेकिन आज का दिन, पूरे दिन देखिए किस तरीके का रहा है। अभी भी लोग सहमे हुए होंगे वहां पर प्रयागराज में, जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आगे किया गया, उनको मोहरा बनाया गया, उनको आगे करते हुए पत्थरबाजी कराई गई। और इस बीच एक बड़ी खबर है, AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने देश भर के मौलानाओं के लिए एक चिट्ठी जारी की है कि टीवी चैनल्स के डिबेट का बहिष्कार करें, यानी कि हेकड़ी दिखाएंगे और हेकड़ी के बाद नाराजगी भी जाहिर करेंगे। टीवी डिबेट में ना शामिल हो मुस्लिम बुद्धिजीवी, और होंगे भी कैसे, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिए जाते आश्वासन और उसके बाद आज ADG प्रेम प्रकाश ने कहा कि किस तरीके से तस्वीरें रही, संदिग्धता हुई। लेकिन इस पूरे मामले पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलानाओं को चिट्ठी जारी की है, और चिट्ठी जारी करके कहा है कि टीवी चैनल्स के डिबेट में मौलाना जो हैं वो हिस्सा न लें, बहिष्कार करें। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मौलानाओं के लिए एक चिट्ठी जारी हुई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं कानपुर का। कानपुर से हमारे सहयोगी रतीश जुड़ गए हैं। रतीश, 3 जून को कानपुर में जब घटना हुई जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में अलर्ट था कि यह घटना दोहराई न जाए, तमाम कवायदें की गई। लेकिन ठीक 7 दिन बाद जब ये 10 तारीख का शुक्रवार आया, तो वो सब कुछ, वो सारी टेप ही रिवाइंड हो गई। जो कानपुर में हुआ था वही प्रयागराज में हो गया। इंटेलिजेंस पर सवाल उठे थे, व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, ये चूक हो कहां रही है? क्या ये स्थितियां हैं कि उस शुक्रवार को कानपुर था, इस बार कई शहर हो गए? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को कानपुर में हिंसा हुई थी, ठीक वही पैटर्न नजर आया। जुमे की नमाज अदा की गई, नमाजी बाहर निकले और उसके बाद उनमें से शामिल उपद्रवी तत्वों ने पथराव कर दिया, पुलिस पर हिंसा करी, आगजनी करी। ठीक 7 दिन पहले कानपुर के यही
तस्वीर थी, लेकिन अपने कैमरा पर्सन पंकज निगम से कहूंगा कि अब वो तस्वीरें दिखाएं कि कानपुर में कम से कम हालात बिल्कुल सामान्य हैं और जनजीवन जो कहें वो पटरी पर उतरा हुआ है। लेकिन आज कानपुर के प्रशासन, पुलिस की बिल्कुल रतीश, आएंगे आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन कानपुर में हालात सामान्य है, जैसा कि रतीश तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कानपुर में हालात सामान्य हो गए। इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मौलानाओं के लिए एक चिट्ठी भी जारी कर दी और ये कहा गया है चिट्ठी के जरिए कि जो मौलाना है वो टीवी चैनल्स की डिबेट का बहिष्कार कर दें, टीवी चैनल्स की डिबेट में ना जाएं। लेकिन देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद में लाठीचार्ज करके हटाया गया, पत्थरबाजी हुई, फिरोजाबाद में भी यही तस्वीर सामने आई। उसके बाद प्रयागराज में जो हुआ वो तो कानपुर वाले हालात ही बना गया और सहारनपुर में भी इस तरीके की हरकतें आज देखने को मिली। लेकिन कानपुर में जो क्या तस्वीर रही, एक बार फिर से रतीश का रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और रतीश के पास जाएंगे। लेकिन मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं, उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उबैदुर रहमान, मुरादाबाद में भी तस्वीर थोड़ी देर के लिए लगा था कि बिगड़ सकती है, लेकिन वक्त रहते वहां चीजों को काबू में कर लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी देर तक यहाँ पर हंगामा होता रहा, सड़क पर उपद्रव होता रहा और अब जो है अब पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि 5-6 लोगों को जो उपद्रवी थे उनको हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। मुगलपुरे थाने में पुलिस लेकर के गई है उनको, जहाँ पर एसएसपी मुरादाबाद मौजूद है और जो धरपकड़ है वो अब शुरू हो गई है। पहचान की जा रही है उन युवकों की जो हंगामा कर रहे थे जुमे की नमाज के बाद, क्योंकि किसी भी संगठन की कॉल नहीं थी, बल्कि सभी संगठनों ने ये अपील की थी, जितने मुस्लिम संगठन थे या शहर इमाम थे, कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के जरिए ये जो युवक थे वो इकट्ठा हुए और उसके बाद सड़कों पर उन्होंने हंगामा किया। तो ऐसे लोगों को पुलिस ने काफ़ी देर के बाद खदेड़ दिया था और उनकी पहचान कर ली गई है। अब इनकी गिरफ्तारी हो रही है, दबिशें दी जा रही हैं, उनकी पहचान करके उनको थाने लाया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। तो अब पुलिस का एक्शन जो है मुरादाबाद में शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, बिल्कुल पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। और मोइन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मोइन, जिस तरीके से तस्वीर आज प्रयागराज में बनी और जिन संगठनों का नाम प्रेम प्रकाश यानी कि जो एडीजी प्रेम प्रकाश उन्होंने किया, कि चाहे वो आइसा की बात करें, एआईएमआईएम की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, खुलकर उन्होंने नाम ले लिया कि यही सारे लोग हैं। इन संगठनों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया है और क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई अभी प्रयागराज में? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले वो ट्रैक्टर दिखाना चाहता हूं जो अब से ये ठीक सामने जाता हुआ नजर आ रहा है। सड़क की सफाई की गई है, नगर निगम से सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया और पूरा एक ट्रैक्टर भर करके जो पत्थर हैं, जो ईंट हैं, जो सड़कों पर पड़े हुए थे, उन्हें इस ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाया गया है। तो पूरा एक ट्रैक्टर जो है वो मलबा मिला हुआ है सिर्फ एक इलाके से, यहाँ से कुछ दूर की सड़क पर। तो नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया था, उनसे सफाई की गई, क्योंकि दोपहर के वक्त जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे, शाम के वक्त जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे, तो चारों सड़कों पर हर तरफ जो है आपको पत्थर ही पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे थे। आपने बताया गिरफ्तारी का सवाल पूछा, उस पर मैं बता दूं कि प्रशासन जो है उस संदिग्धों की एक सूची तैयार कर रहा है, लगभग तैयार हो गई है। आपसे कुछ देर में उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले टॉप 10 लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, ऐसे सूत्रधार खोजने की कोशिश की जाएगी जो हिंसा के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काया, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की और बड़े गुपचुप तरीके से किया, सार्वजनिक तौर पर नहीं किया, बल्कि पर्सनली लोगों को मैसेज किया, पर्सनली लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा। तो ऐसे 10 लोगों की एक लिस्ट बनाई जा रही है और इस लिस्ट में कुछ धर्मगुरु भी हो सकते हैं, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पदाधिकारी हैं वो हो सकते हैं, कुछ दूसरे लोग हो सकते हैं। इसके साथ साथ लगातार जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके आधार पर पड़ताल की जा रही है। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी तक औपचारिक तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक शक के आधार पर तकरीबन 15 से 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है और जो वीडियो फुटेज या तस्वीरें हैं उनके जरिए मिलान किया जा रहा है। अगर उन तस्वीरों में, वीडियो फुटेज में उनका कोई रोल नजर आता है तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके का दावा अफसरों की तरफ से ठीक है। आप दोनों सहयोगी बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज हिंसा पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। हिंसा में एआईएमआईएम समेत वामपंथी संगठनों का हाथ है और आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रयागराज
कि एडीजी की तरफ से ये बयान आया है, हिंसा में वामपंथी संगठनों का हाथ है, सभी आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। प्रेम प्रकाश पांडे का ये बयान आपको बता रहे हैं और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, बहुत साफ मैसेज है कि एनएसए के तहत अब इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई होगी। इसमें लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है और ये लगातार यहाँ पर जब सीए के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था उसमें भी एंटी सीए जब ये स्लोगन्स यहाँ पर जो लगाए जाते थे उसमें कई लोगों के नाम आए थे, वो लगातार सर्विलांस पर हैं। उन लोगों के आज भी हमने काफ़ी सारे इंटरसेप्ट पकड़े हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की अपील की है, सोशल मीडिया में गए हैं, तो ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चिन्हित हैं, उनको पाबंद भी कराया गया है, लेकिन उन्होंने ये जो मुचलके थे उनका अभी उनका उल्लंघन किया है। उन सब से जो जमानत की राशि है और जो विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएगी। और चलिए सीधे मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे, लगातार वो हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। मोहम्मद मोइन, बहुत ही साफ शब्दों में प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी वहां पर क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में हालात अब काबू में आ गए हैं। धीरे धीरे हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि हालात अभी सामान्य हुए नहीं हैं। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हालात को काबू में करने के बाद अब एक्शन का टाइम शुरू हो गया है और जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो हिंसा फैलाने के लोग हैं, आरोपी हैं, जिनकी तस्वीरों और वीडियो फुटेज के जरिए जिनकी पहचान की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनएसए लगाया जाएगा उनके खिलाफ, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, तमाम दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो लोग पर्दे के पीछे से जिन्होंने साजिश रची है, सबसे अहम बात यह है कि पर्दे के पीछे से जिन्होंने साजिश रखी है, नाबालिग बच्चों को आगे किया है, नाबालिग बच्चों के जरिए सामने रख करके हिंसा कराई है, उनकी भी एक सूची तैयार की जा रही है और उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद ही वो सूची बनकर तैयार हो जाएगी और उन पर सबसे ज्यादा शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन्हीं कोई 10-12 लोगों का एक समूह है जिसने हिंसा को भड़काया, लोगों को इकट्ठा किया गुपचुप तरीके से और पर्दे के पीछे से खेल करते रहे, साजिश करते रहे। तो कुछ देर में साजिशकर्ताओं के नाम सामने कर देगी प्रयागराज पुलिस, प्रशासन कर देगा और उन पर शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, और मोइन हमारे साथ आप बने रहे, रतीश भी हमारे साथ बने हैं, उनके पास भी जाएंगे। और क्या ये माना जाए कि अब प्रयागराज में भी जल्दी पोस्टर छप जाएंगे? तमाम जो सवाल हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच आज कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपी पुलिस हिरासत में भेज दिए गए। आज जफर हयात समेत 4 आरोपियों की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस ने हयात पर पीएफआई, ड्रग डीलर्स और इसके साथ ही कई संगठनों से संबंध होने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद हयात और उसके 3 साथियों को 48 घंटे की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। बड़ी कार्रवाई ये हुई है और देखिए अब यहां पर पूछताछ होगी जफर से, उसके साथियों से। हयात जफर हाशमी ने कानपुर में 3 जून को बंद बुलाया था, 5 जून को जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया था और 3 जून को कानपुर में बंद बुलाना सोची समझी साजिश थी। तो देखिए 48 घंटे की रिमांड है और ये महत्वपूर्ण रिमांड हो सकती है। रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, ये बताइए कि 48 घंटे की रिमांड और बढ़ गई है, रिमांड मिल गई है। हयात और उसकी पत्नी और ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं इन सब के बीच क्या कुछ नए इनपुट्स आ रहे हैं? क्या माना जाए कि ये जो 48 घंटे की रिमांड है इसमें कुछ और नई चीज़ें सामने आ सकती हैं? और जिस लिंक की बात कही जा रही है कि एक ही टाइम, एक ही तरीका, एक ही मॉडल ऑपरेंडी, तो ये कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर एक दूसरे से कहीं जुड़े हुए लिंक तो नहीं है? अब ये भी जांच का एंगल हो सकता है क्योंकि घटनाएं हो चुकी हैं सब जगह। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए एक ही दिन, एक ही टाइमिंग और एक ही तरीका, एक ही पैटर्न पे काम किया जा रहा है। अगर प्रयागराज की आज की घटना को देखा जाए और बीते शुक्रवार की कानपुर की घटना को देखा जाए तो वही जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद नमाजी विरोध प्रदर्शन में उतर के आए। जो उपद्रवी हैं उपद्रवी विरोध प्रदर्शन में उतर के आए और उसके बाद पत्थरबाजी की, हिंसा करी, प्रयागराज में आगजनी भी कर दी। लेकिन अगर हयात जफर हाशमी और उसके 3 सहयोगी जावेद खान, राहिल और सुफियान, इनकी 48 घंटे की पीसीआर मिली है और पीसीआर की अपेक्षा पुलिस जल्दी से जल्दी कर रही थी। कोर्ट में हालांकि जो पुलिस के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा पीएफआई कनेक्शन खंगाले जाने हैं, ड्रग डीलर से जो संबंध है उनके बारे में बातचीत करनी है, इसलिए पूछताछ लंबी होगी। लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की ये रिमांड दी है और इसमें बहुत सारे सवाल हैं। पीएफआई के बारे में खंगालना है, विदेशी फंडिंग में खंगालना है,
खाता जो अकाउंट्स हैं, जो तमाम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, उनके सवालों के जवाब ठीक है देने हैं। रतीश, बहुत शुक्रिया वो पूरी आपका, modus बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, किसी भी टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स पर सपा का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलानाओं को चिट्ठी लिखी टीवी डिबेट का बहिष्कार करें। अब सपा ने भी ऐलान कर दिया है कि प्रवक्ता टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, टीवी चैनल्स पर अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं होंगे। ये निर्देश है आईपी सिंह का। ये बयान आपको बता रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, जिन्होंने बयान दिया है कि टीवी चैनल्स पर अब समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। बड़ी खबर। और ये जो प्रयागराज की घटना हुई, सहारनपुर की घटना हुई, मुरादाबाद की घटना और उससे पहले कानपुर की जो घटना थी, उसके बाद ये बयान आना आईपी सिंह का सीधे तौर पर ये बताता है कि वो किनारा करना चाहते हैं, क्योंकि कड़े सवाल पूछे जाते हैं, जवाब देना पड़ता है। और ऐसे में क्या जवाब से बचने की ये कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई और तर्क है, ये आईपी सिंह बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि आईपी सिंह का बयान सामने आ चुका है, टीवी चैनल्स पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। और उधर प्रयागराज में आज हुए पत्थरबाजी के बाद तो पुलिस ने कई बार उपद्रवियों को काबू करने की भी कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी कर रही भीड़ ने आगे की तरफ बच्चों और किशोरों को खड़ा कर रखा था। जब ये पूरी घटना हो रही थी, उस वक्त एक तस्वीर सामने आई जब कुछ युवक दोनों हाथ ऊपर करके पुलिस की तरफ बढ़ने लगे, जिससे कि पुलिस वालों को लगा कि भीड़ से कुछ लोग बातचीत करने आ रहे हैं। लेकिन नजदीक आते ही उपद्रवियों ने एक बार फिर से पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये किशोर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस को लगता है कि वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के ठीक सामने आने के बाद फिर से वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अटाला चौराहे से सबसे पहले शुरुआत की गई और उसके बाद ये घटनाएं बढ़ने लगी। काफी देर तक पत्थरबाजी चलती रही। बिल्कुल। और देखिए जया, ये चीज बताती है कि तैयारी कितनी मजबूत थी। ये सब कुछ बिना किसी प्लानिंग के तहत हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ वेल प्लान था कि पुलिस को कैसे हम चकमा देंगे, किस तरीके से हम पुलिस लड़ेंगे। और देखिए ये ऑरेंज टी शर्ट में जो बच्चा दिख रहा है, दरअसल ये उतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय अभिभावक के तौर पर इसके माता पिता हैं कि इसका आखिर भविष्य बनाना क्या चाहते हैं। और जो कुछ भी हुआ कि दो हाथ उठाकर युवक आते हैं पुलिस की तरफ और हमला कर देते हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से पुलिस से लड़ने की तैयारी थी। और एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा भी कि उस तरह से उलझी ये भीड़ जैसे कोई यहाँ पर गुरिल्ला वार चल रहा हो। गुरिल्ला वार शब्द का उन्होंने जिक्र किया। तो लगातार तस्वीरें आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई। जानकारी इस बात की भी है कि देसी बम भी पुलिस पर बरसाए गए। कई पुलिसकर्मी जो कि जख्मी हुए। और प्रयागराज में पुलिस को हालात काबू करने में इसलिए भी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि पत्थरबाजों ने गलियों में मोर्चा संभाल रखा था। भीड़ गलियों के मुहाने पर आती और पुलिस बल पर पथराव करके वापस भाग जाती है, ठीक वैसे जैसे कानपुर में हो रहा था। और यही सिलसिला प्रयागराज के अटाला, नरुल्लाहपुर, रोशनबाग में घंटों तक चलता रहा। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अपने घर की छतों से पत्थरबाजी कर रहे थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो लोग सड़कों पर मौजूद थे वो तो पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन छत से भी पत्थरबाजी की गई। यानी कि पूरी प्लानिंग थी, प्री प्लान तरीके से ये सब कुछ हुआ है, जैसा कि कानपुर में हुआ था 3 जून को। और उसी तरीके से आज भी कानपुर की ही तर्ज पर आज की तस्वीरें प्रयागराज की रही, जब लोग गलियों से निकलते, पत्थरबाजी करते और जब पुलिस उन्हें भगाने की कोशिश करती तो फिर से वो गलियों में छुप जाते। सड़क की तस्वीर देखिए, जितनी दूर तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आप पत्थर ही देख पाएंगे। और ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। इतने बड़े पत्थर लोगों ने पहले से अपने घर में रखे हुए थे। पूरी उनकी मंशा ये साफ दिखाई देती है कि जुम्मे की नमाज के बाद हालात को खराब करना था, पुलिस को चुनौती देनी थी और बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल अपनी प्लानिंग की तरफ से ये पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिया। और अब झारखंड के रांची में उपद्रवियों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला।
रांची में हिंसक प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू की स्थिति हो गई, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। तो रांची से बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं। झारखंड के रांची में उपद्रवियों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। रांची में हिंसक प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू की स्थिति हो गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी हुई, लेकिन अब झारखंड की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, प्रयागराज हिंसा मामले में बहुत बड़ी खबर। पुलिस को 10 लोगों की तलाश है। प्रयागराज हिंसा में 10 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस को अली अहमद इमाम अटाला बड़ी मस्जिद की तलाश है। शाह आलम प्रयागराज जिला अध्यक्ष एआईएमआईएम इनका जिक्र किया था एडीजी प्रेम प्रकाश ने। उमर खालिद इस्लामिक एक्टिविस्ट, इसकी भी तलाश चल रही है। सारा अहमद एआईएसए यानी कि आयशा की कार्यकर्ता है। और आशीष मित्तल वामपंथी नेता है। जावेद अहमद उर्फ पंप को भी पुलिस तलाश रही है। और मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, 10 नाम सामने आ रहे हैं जिनकी तलाश हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, उन 10 नामों के बारे में चर्चा करें उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के नूरुल्लाह रोड बैरियर तिराहे पे और आप देख सकते हैं कि नगर निगम के कई बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। बुलडोजरों के जरिए जो पत्थर इकट्ठा किए गए थे, सड़क पे पथराव किए गए थे, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और उन्हें इसी तरीके से ट्रैक्टर पर, ट्रकों पर लद करके ये जो सड़कें थी ये खाली कराई जा रही हैं। और आपने जो बात की कि प्रयागराज की हिंसा के 10 गुनाहगारों के, तो आपको बता दें कि 10 लोगों की एक लिस्ट तैयार की हुई है प्रयागराज के प्रशासन में। और इसमें सबसे पहला नाम है अटाला। वो अटाला इलाका जो जहां पर प्रदर्शन हुआ था, जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, और वहां की जो बड़ी मस्जिद है, वहां के पेश इमाम अली अहमद का नाम पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम का नाम है। एआईएमआईएम के ही नेता जीशान रहमानी का नाम है। उमर खालिद नाम का एक एक्टिविस्ट है, उसका नाम है। सारा अहमद जो कि आयशा करता है, सीएए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी लीडर थी, जेएनयू से पढ़ी हुई है और इन दिनों प्रयागराज में ही कहीं रहती, उसका नाम है। आशीष मित्तल वामपंथी नेता है, उनका नाम है। जावेद अहमद उर्फ पंप, ये सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को बताते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनका नाम है। मोइनुद्दीन है जो कि स्थानीय पार्षद हैं, एमआईएम से चुनाव जीते थे, बाद में हालांकि उन्होंने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम है। अली अहमद सीए एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है। और समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय पदाधिकारियों का नाम है। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये सारे के सारे लोग, जो हिंसा हुई है, जो दंगा हुआ है, उसके मास्टरमाइंड है। इन लोगों ने ही लोगों को बरगलाया था, लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था और इन लोगों के कहने पर ही भीड़ इकट्ठा हुई थी, प्रदर्शन हुआ था। तो जो दंगा हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसके 10 ये असली मास्टरमाइंड है। इन पर शिकंजा कसे जाने की तैयारी की जा रही है, इनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है और इनके खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बातें प्रयागराज जोन के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से की गई हैं। तो 10 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड बिल्कुल हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड है और इनका मिलना जरूरी भी है। शुक्रिया आपका मोइन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो 10 नाम सामने आ गए हैं और प्रयागराज पुलिस इन 10 लोगों को तलाश कर रही है और इन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। और इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस को 10 लोगों की तलाश है। 10 नाम सामने आ गए हैं और ये नाम कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। अली अहमद इमाम अटाला बड़ी मस्जिद की तलाश है। शाह आलम ये जिला अध्यक्ष है एआईएमआईएम का प्रयागराज में, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसके अलावा उमर खालिद है जो कि इस्लामिक एक्टिविस्ट है। सारा अहमद है जो कि आशा कार्यकर्ता की तलाश है। आशीष मित्तल वामपंथी नेता है, इसकी तलाश हो रही है। जावेद अहमद उर्फ पंप सोशल एक्टिविस्ट है, इसकी भी तलाश पुलिस को है। इसके अलावा मोइनुद्दीन स्थानीय पार्षद है, इसकी तलाश पुलिस को है। अली अहमद है जो कि सीए एक्टिविस्ट है, इसकी तलाश हो रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय पदाधिकारी जिनकी तलाश में पुलिस है। यानी कि कुल मिलाकर अब तक 10 लोगों की लिस्टिंग की गई है। इन 10 लोगों को अब पुलिस गिरफ्तार करेगी, इनको हिरासत में लेगी, इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि ये लिस्टिंग की गई है इस हिंसक प्रदर्शन के बाद, पत्थरबाजी के बाद। और अब देखिए 10 लोगों की तलाश में अब प्रयागराज की पुलिस जुट चुकी है।
कई नामों को तो प्रेम प्रकाश ने बहुत खुलकर सामने कहा भी था। वामपंथी लोगों का हाथ है, एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम की तलाश में पुलिस है, यानी कि एआईएमआईएम का भी नाम लिया गया था प्रेम प्रकाश की तरफ से। इसके साथ साथ उन्होंने नाम बहुत ही खुलकर लिया था वामपंथी संगठनों का, और अब 10 लोगों की लिस्टिंग की गई है जिसकी तलाश में पुलिस है। और आज सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि मुरादाबाद, हाथरस, सहारनपुर के देवबंद, अम्बेडकर नगर समेत कई जिलों में प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामा हुआ। इसके बाद हालात को काबू करने के लिए प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद और हाथरस, और चारों ही जगहों पर जो प्रदर्शन थे उनको हिंसक करने की कोशिश की गई। हालांकि यहां पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। सहारनपुर के देवबंद में मामले दर्ज किए गए हैं, मुरादाबाद में लाठीचार्ज किया गया, हाथरस और फिरोजाबाद में भी काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन वक्त रहते हालात को संभाला गया और प्रयागराज जैसी स्थिति यह नहीं बन पाई। तो आज सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई और हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई और सोलापुर में भी आज जुम्मे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई और जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी की गई। वहीं आज झारखंड की राजधानी रांची में भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। रांची में आज हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की और बवाल किया, जिसके बाद रांची में कर्फ्यू की स्थिति हो गई। ये देखिए तस्वीरें आपको महाराष्ट्र और रांची की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जुम्मे की नमाज के बाद हालात क्या रहे वो आप देख सकते हैं। एआईएमआईएम का विरोध प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र में, वो तस्वीर देखिए। रांची में किस तरीके से आगजनी की गई उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कर्फ्यू लगाने की नौबत तक आ गई। तो नमाज के बाद पत्थरबाजी रांची में हुई है। नमाज के बाद सोलापुर महाराष्ट्र में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। एआईएमआईएम का ये विरोध प्रदर्शन था जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज हालात कुछ ठीक नहीं रहे। रांची और सोलापुर की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तो कई जगहों पर आज पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और रांची की तस्वीर है। महाराष्ट्र के सोलापुर में विरोध प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ रांची में आप देख रहे हैं कर्फ्यू की स्थिति तक आ गई। कर्फ्यू लगानी पड़ी और कर्फ्यू लगाना पड़ा क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जगह जगह पर गाड़ियों को फूंका गया, ठेलों को फूंका गया और स्थिति काफ़ी खराब हो गई जुम्मे की नमाज के बाद, जिसके बाद कर्फ्यू का फैसला लेना पड़ा है। सोलापुर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एआईएमआईएम का ये विरोध प्रदर्शन है। जुम्मे की नमाज के बाद कार्यकर्ता जुटे, समर्थक जुटे और जमकर नारेबाजी हुई है। और इस बीच बड़ी खबर है, यूपी में हिंसा को लेकर पूरे प्रदेश में 109 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर से 38 लोग गिरफ्तार किए गए, प्रयागराज में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हाथरस में 24 लोग गिरफ्तार किए गए, वहीं अम्बेडकर नगर में 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 109 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।